आप अगर किसी को अखबार में गाली नहीं दे सकते हैं, किसी को टीवी में गाली नहीं दे सकते हैं, तो डिजिटल में भी गाली नहीं दे सकते। मैं इस एआई के मार्केट को इसको बोलता हूँ जैसे झुग्गी झोपड़ी का एक पूरा जो मार्केट होता है, उसी तरीके से अवैध बस्ती है ये। राजीव गांधी के समय में कंप्यूटर आया, 95 के आसपास जब इंटरनेट आया तो साल 2000 में आईटी एक्ट बना कि जिस तरीके से टीवी के विज्ञापनों के, प्रिंट के विज्ञापनों पर एक रेगुलेशन लागू होते हैं, उसी तरह से डिजिटल विज्ञापनों पर भी रेगुलेशन लागू होना चाहिए। लेकिन वो रेगुलेशन आज तक 12 साल में लागू नहीं हुए। जून 2012 में दिल्ली हाई कोर्ट में के एन गोविंदाचार्य जी ने एक याचिका दायर की और उसके और बहस मैंने किया था। वो याचिका लगभग 4 साल तक चली जी। और दुनिया में पहली बार गूगल, फेसबुक और ट्विटर जैसी कंपनियों के ऊपर आईटी इंटरमीडिएट रूल्स लागू हुए। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह। आप देख रहे हैं दी एज और आज हमें मौका मिला है विराग गुप्ता साहब से बात करने का। एडवोकेट हैं और भारत में साइबर सिक्योरिटी, साइबर लॉज, ऑनलाइन गेमिंग, एआई, इसका जो पूरा फ्रेमवर्क है और लीगल पर्सपेक्टिव से जब हम कह रहे हैं तो उसको एक शेप देने में या फिर उसके इर्द गिर्द जो बहस चल रही है या फिर जो चर्चा हो रही है उसको एक शक्ल देने में एक बेहद अहम भूमिका वो निभाते हैं। मौका मिला है जिनसे बात करने का। भी हाल ही में ग्रोक से संबंधी एक कंट्रोवर्सी उसे कहें या फिर वो लैप्स था किसी स्तर पे वो कहें, काफ़ी सारी चीज़ें थी, उनके बारे में बात करेंगे। चलते हैं और थोड़ा सा अपनी समझ को विस्तार देते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने का। विराग सर, सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि अभी भारत की अधिकतर जनसंख्या जो है वो इंटरनेट एक्सेस है उसके पास, और अब एआई का इंटीग्रेशन भी हर जगह हो ही चुका है। वो कौन सी चीज़ें हैं लीगल पर्सपेक्टिव से भी और उसके अलावा भी जो हर व्यक्ति इस्तेमाल तो कर रहा है एआई को, मगर उसके जहन में नहीं है, उसे नहीं पता है और पता होनी चाहिए? देखिए, एआई से पहले हमें जो डिजिटल की दुनिया है उसको संविधान के हिसाब से देखने की ज़रूरत है जी। और संविधान में जो सबसे बड़ी बात है वो है समानता जी। जो हमारी प्रस्तावना है उसमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय। तो स्वतंत्रता, लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वो चाहे प्रिंट मीडिया में हो, चाहे टीवी मीडिया में हो, चाहे डिजिटल मीडिया में हो, स्वतंत्रता। समानता, समानता मतलब कि आप अगर किसी को अखबार में गाली नहीं दे सकते हैं, किसी को टीवी में गाली नहीं दे सकते हैं, तो डिजिटल में भी गाली नहीं दे सकते हैं। तो ये समानता की बात हो गई। और न्याय, तो न्याय के 2 पहलू हैं। न्याय का पहला पहलू है कि अगर किसी को समस्या हो, किसी अपराध से ग्रस्त हो, किसी रिपोर्टिंग से उसको तकलीफ़ होती हो, तो उसके लिए न्याय की प्रणाली बने। और अगर कोई सरकारी व्यवस्था का पालन नहीं कर रहा है, अगर कोई टैक्स नहीं दे रहा है, भारत के कानून का पालन नहीं कर रहा है, तो उसके ऊपर भी कानून लागू हो। इसे हम बोलते हैं कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। तो हमें जो डिजिटल की जो नई व्यवस्था है उसे हमें संविधान की प्रस्तावना स्वतंत्रता, समानता, न्याय के एक फ्रेमवर्क के भीतर उसके आकलन की ज़रूरत है। जी। अच्छा सर, आपने इसमें लीगल फ्रेमवर्क की बात कही, तो अभी जो साइबर लॉज हैं इंडिया में उनको आप कैसे देखते हैं इस लिहाज से, क्योंकि अगर वो साइबर लॉज हैं और इतने सही हैं तो शायद ये आज बात ही नहीं हो रही होती, और जिस डिबेट के बारे में अभी मैं जिक्र भी कर रहा था शुरुआत में, वो भी शायद शुरू ही नहीं होती। तो क्या सही में साइबर लॉज हमारे इतने इफेक्टिव हैं अभी? देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात यह है कि कानून इफेक्टिव नहीं होता है, कानून का इन्फोर्समेंट इफेक्टिव होता है। तो हम जैसे देखते हैं कि कई मामलों में सरकारें तुरंत बुलडोजर चलाती हैं जी। तो बुलडोजर के लिए तो कोई कानून नहीं है, और रातों रात जब बुलडोजर चलता है जिसका मतलब सरकार को पता है कि क्या एक्शन लेना है। जी। तो इसका मतलब ये है कि जो सरकारी तंत्र है वो कितना प्रभावी है, ये पहली बात है। जी। दूसरी बात कि जो कंपनियां भारत की नहीं हैं उन कंपनियों पर कानून कैसे लागू हो, इसलिए डिजिटल की दुनिया में कानूनी फ्रेमवर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है। और डिजिटल सिर्फ भारत में नहीं है, डिजिटल पूरी दुनिया में है। बिल्कुल। और इसको समझने के लिए हमको इसकी पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। जब साल 2000 के पहले, 21वीं शताब्दी के पहले जब इंटरनेट आया, और भारत में मोटे तौर पे इंटरनेट की शुरुआत बहुत पहले से अमेरिका में चालू हुई, और भारत में मोटे तौर पे 1995 के आसपास, राजीव गांधी के समय में कंप्यूटर आया, 95 के आसपास जब इंटरनेट आया, तो साल 2000 में आईटी एक्ट बना। और आईटी एक्ट में 2 बातें हुई। पहली बात ये हुई कि जो इंटरनेट कंपनियां हैं उन्हें इंटरमीडियरी का दर्जा दिया गया और इंटरमीडियरी की प्रोटेक्शन दिया गया, जिसे सेफ हार्बर बोलते हैं, सेक्शन 79 में। और ये इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के हिसाब से था। ओके।
और इंटरमीडियरी का मतलब ये है कि इंटरनेट कंपनियां पोस्टमैन हैं। पोस्टमैन एक आदमी की चिट्ठी लेके दूसरे को देता है, चिट्ठी के भीतर क्या है ये उसकी जवाबदेही नहीं है। आप मनी ऑर्डर देते हैं, मनी ऑर्डर किसका है, कैसे है, उसकी जवाबदेही नहीं है। तो इंटरमीडियरी का दर्जा और उसके लिए सेफ हार्बर की सहूलियत। और दूसरी बात, सरकार को अधिकार दिया गया, केंद्र सरकार को अधिकार दिया गया, क्योंकि आईटी, साइबर, टेलीकॉम के जो विषय हैं वो सारे विषय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। तो केंद्र सरकार को अधिकार दिया गया कि केंद्र सरकार चाहे तो सेक्शन 69 के तहत या फिर आईटी इंटरमीडिएट रूल्स के तहत या आईटी एक्ट के अन्य प्रावधानों के तहत इन कंपनियों के खिलाफ समुचित कार्रवाई कर सकती है। तो यहाँ से भारत में साल 2000 से डिजिटल जूरिस्प्रूडेंस की शुरुआत होती है। ठीक है सर, अब यही बहस पढ़ते पढ़ते आगे आती है ये जो भी ग्रोक की कंट्रोवर्सी हुई सर, इसमें भी यही सारी सेफ हार्बर की बात आई और पोस्टमैन की जो भूमिका है उस पर भी सवाल खड़े हुए। तो अभी जिस तरह से वो अश्लील कंटेंट ग्रोक ने किसी यूज़र ने उसे प्रॉम्प्ट दिया, उसके बाद उसने परोसा, तो क्या ये टेक्निकल इशू था, ये कंटेंट मॉडरेशन लैप्स था, या फिर सीधा सीधा ये ब्रीच ऑफ लॉ था? देखिए, ग्रोक से जाने से पहले साल 2000 से और ग्रोक के बीच के कुछ घटनाक्रम को समझना जरूरी है। तो साल 2011 में केंद्र सरकार ने आईटी इंटरमीडिएट रूल्स बनाए और उन आईटी इंटरमीडिएट रूल्स के तहत उसमें प्रावधान किए गए कि सेफ हार्बर की सुरक्षा हासिल करने के लिए इन कंपनियों की जवाबदेही है। जवाबदेही दो प्रकार की है। पहला, भारत के कानूनों का पालन करें, प्रिवेसी नियमों का पालन करें और किसी तरह का अश्लील, हिंसक या जो पोर्नोग्राफिक कंटेंट है उसको बढ़ावा नहीं दें। और दूसरी उन्होंने जवाबदेही किया कि अगर उन्होंने कानून का पालन नहीं किया, नियमों का पालन नहीं किया, तो उनके सेफ हार्बर की सहूलियत खत्म हो जाएगी। ठीक है। उन नियमों के अनुपालन के लिए जून 2012 में दिल्ली हाई कोर्ट में के एन गोविंदाचार्य जी ने एक याचिका दायर की और उसके बहस मैंने किया था। वो याचिका लगभग 4 साल तक चली और दुनिया में पहली बार गूगल, फेसबुक और ट्विटर जैसी कंपनियों के ऊपर आईटी इंटरमीडिएट रूल्स लागू हुए और उन नियमों के तहत इन कंपनियों को शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करनी पड़ी। शिकायत अधिकारी का मतलब ये होता है कि पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, ये अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत है, जो करे सो भरे। तो अब अगर किसी का फर्जी फेसबुक अकाउंट बन गया है तो वो शिकायत अधिकारी को शिकायत करे, उसके बेसिस पे उसका निराकरण हो, क्योंकि हर चीज़ में पुलिस या कोर्ट कचहरी नहीं जा सकते हैं। इन कंपनियों ने क्या किया कि भारत के शिकायत अधिकारी की नियुक्ति आयरलैंड में और अमेरिका में किया और सरकार ने उस पर ज़्यादा दबाव नहीं डाला। और लेकिन फिर भी ये एक अच्छी शुरुआत थी कि शिकायत अधिकारी के मार्फत भारत के कानून का पहली बार इन पर लागू हुआ। दूसरी जो बात हुई थी वो बात हुई थी कि ये कंपनियां टैक्स चोरी करती हैं। तो परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट की बात हुई थी। तो जो कंपनीज एक्ट के भीतर एक परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट, यहाँ से इंटरमीडियरी का पाखंड चालू होता है। तो एक कंपनी है जो कि भारत में रजिस्टर्ड है, वो भारत को टैक्स देती है, लेकिन एक कंपनी भारत में सारे कारोबार करती है लेकिन वो डिजिटली कारोबार करती है और बोलती है मेरा परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर नहीं है, तो टैक्स नहीं पे करती है। और ये पूरी दुनिया की समस्या है। हम कई बार जैसे एमआरआई करते हैं, एक्सरे करते हैं या ब्लड रिपोर्ट लेते हैं, तो डॉक्टर एक छोटी सी रिपोर्ट के बेसिस पे मर्ज का अंदाज लगाता है। तो जो इंटरमीडियरी की बात है, ये इंटरमीडियरी की बात छोटी बात नहीं है, क्योंकि इंटरमीडियरी ने पोस्टमैन के तौर पर शुरुआत करके मॉडरेशन उन्होंने चालू किया, कई कंपनियों पर आधिपत्य उन्होंने जमाया, ई कॉमर्स जैसी उस पूरी चेन पर उन्होंने अधिकार किया और अब एआई पर उन्होंने जो वो कर लिया। तो अब एआई की बात हम लोग दूसरे स्तर पर करेंगे। तो वो वहाँ पर उन्होंने शिकायत अधिकारी के नियमों का सही अनुपालन नहीं किया और टैक्स चोरी की बात उस याचिका में आई। तो याचिका में आया तो उस ज़माने में एक रिपोर्ट आई जिसके हिसाब से जो गूगल इंडिया है, आज से 10 साल पहले, उनकी भारत पर जो आमदनी थी वो उन्होंने बताई थी, एक मैगजीन में रिपोर्टेड था, 4,29,000 करोड़। ठीक है। लेकिन जब सरकार ने एफिडेविट फाइल किया हाई कोर्ट में, उसके हिसाब से पता चला कि उनकी आमदनी सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए है। तो एक ये पता चला कि ये डिजिटल कंपनियां बहुत बड़ा पोस्टमैन के नाते इंटरमीडियरी के कारोबार के साथ उन्होंने धीरे धीरे पूरे गांव और अर्थव्यवस्था पर कब्जा कर लिया है। तो कब्जा करने के साथ जवाबदेही नहीं होना, तो ये अंग्रेजों के समय में जो बंगाल में एक शासन व्यवस्था थी कि उन्होंने पूरे रेवेन्यू पर कब्जा कर लिया था, प्रशासन पर कब्जा कर लिया था,
लेकिन जवाबदेही नहीं की थी, जिसकी वजह से बंगाल में सबसे बड़ा एक दुर्भिक्ष हुआ था, वहाँ पर अकाल पड़ा था। जी, जी, और जी। उसी समय में आनंद मठ की रचना की गई थी, जिसमें वंदे मातरम आया था। जी। तो हम उसी स्थिति को देख रहे हैं कि जब डिजिटल कंपनियों का पूरा आधिपत्य हो गया है, लेकिन उनकी कोई जवाबदेही नहीं है, जिसकी वजह से अपराध बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से टैक्स चोरी बढ़ रही है, असमानता बढ़ रही है, और जो भारत की जो सार्वभौमिकता है वो कंप्रोमाइज़ हो रही है। बिल्कुल। सर, अभी ग्रोक वाला जो मामला था, क्योंकि आपने ये 2000 से लेकर अभी तक बताया ये पूरा सफ़र, मगर अभी जो ग्रोक को लेकर मामला है, मैं चाहता हूँ उस पे थोड़ा-सा विस्तार से बताएँ कि ग्रोक क्या कर रहा है? क्योंकि 2 कंपनी हैं, एक है एक्स और एक एक्स एआई है। ये 2 अलग-अलग कंपनी हैं। अब किस तरीके से फ़ंक्शन कर रही हैं, और अभी जो एक चिट्ठी उनको गई है, वो चिट्ठी कहें या फिर पूरा लीगल फ्रेमवर्क है उसमें, क्योंकि पॉक्सो का उसमें ज़िक्र है, बीएनएस की धाराएँ उसमें हैं, वो थोड़ा-सा विस्तार से बताएँ? देखिए, जब 2019 का चुनाव हो रहा था, जी। उस चुनाव के पहले एक ऐसा नैरेटिव बना कि जिसमें ये लगा कि फेसबुक और मेटा वो सरकार के पक्ष में हैं, और जो ट्विटर है वो सरकार विरोधी है। और उसको बुलाने के लिए केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट्री कमेटी की भी नोटिस जारी किया, और ट्विटर का जो इंडिया के जो सीईओ है उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुआ। और उस उठापटक में बहुत सारी उठापटक हुई, और ट्विटर का भी पूरा एक फेरबदल हुआ। और उसके पहले भी एक फेसबुक के साथ कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसमें ये लगा था कि वो चुनावों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। बिल्कुल। और ट्रंप ने भी अमेरिका के चुनाव में बोला था कि डिजिटल कंपनियां चुनावी मामलों में हस्तक्षेप कर रही हैं। तो अक्टूबर 2013 में हमारे प्रतिवेदन पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने, चीफ इलेक्शन कमीशन ने, उन्होंने एक फ्रेमवर्क जारी किया था इन कंपनियों पर सोशल मीडिया गाइडलाइंस लागू करने के लिए, कि जिस तरीके से टीवी के विज्ञापनों के, प्रिंट के विज्ञापनों पर एक रेगुलेशन लागू होते हैं, उसी तरह से डिजिटल विज्ञापनों पर भी रेगुलेशन लागू होना चाहिए। जी। लेकिन वो रेगुलेशन आज तक 12 साल में लागू नहीं हुए। तो ट्विटर एक हमेशा से रहा है कि वो सरकार और ट्विटर के बीच में तनातनी चलती रही है। तो ट्विटर ने कर्नाटक हाई कोर्ट में भी एक याचिका दायर की, और उन्होंने बोला कि जो केंद्र सरकार के जो निर्देश हैं, ये निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि वे अभिव्यक्ति की आज़ादी के खिलाफ हैं। बिल्कुल। और उसमें 2 बातें बोली गई थी। पहली बात ये बोली गई थी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी भारतीय नागरिकों को या किसी व्यक्ति को है, कंपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी कार्ड नहीं ले सकती है। अच्छा। दूसरा, कि आईटी इंटरमीडिएट रूल्स के तहत नियमों के पालन के लिए अगर सरकार कोई निर्देश देती है, आदेश देती है, या कानूनी व्यवस्था बनाती है जिसका अन्य कंपनियां पालन कर रही हैं, तो ट्विटर उनसे भग नहीं सकती है। और उस मामले पे अभी सिंगल जज के ऑर्डर के अगेंस्ट में डिवीजन बेंच में अपील चल रही है। ओके। तो अभी जो कंट्रोवर्सी हुई, उस कंट्रोवर्सी में क्या हुआ कि जैसे 2 अलग अलग इंटरमीडियरीज हाथ मिला करके और एक कंप्लीट व्यक्ति बन जाएं। तो ट्विटर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसको अब एक्स बोलते हैं, बिल्कुल। और उनका एक दूसरा प्लेटफॉर्म है जो ग्रोक है, और उसकी जो कंपनी है वो एक्स एआई है, और दोनों कंपनियों का स्वामित्व एक ही व्यक्ति के पास है। तो जो ग्रोक एआई है, उन्होंने अभी 2025 के नए साल के पहले एक नया फीचर जारी किया, जिसके हिसाब से जनरेटिव एआई के इस्तेमाल से किसी भी फोटो की एडिटिंग संभव है। फोटो की एडिटिंग तो नॉर्मल कोर्स में भी की जा सकती है, फोटोशॉप या दूसरी चीज़ों के माध्यम से। लेकिन अब आपको सिर्फ एक कमांड देना है कि ये महिला की फ़ोटो है, इस फ़ोटो को आप निर्वस्त्र कर दीजिए, या इस फ़ोटो को आप कम कपड़ों में कर दीजिए, या इस व्यक्ति के साथ ऐसा ऐसा कर दीजिए, तो वो सेकंडों में कोई काम हो सकता है। तो हजारों लाखों महिलाओं की, बच्चों की फ़ोटो के साथ छेड़छाड़ हुई, सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में। बिल्कुल। और उसमें सरकार ने, जब प्रियंका चतुर्वेदी ने, एमपी हैं, उन्होंने जब चिट्ठी लिखी, तो सरकार ने उन्हें एक नोटिस जारी करके 72 घंटे के भीतर उनसे एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगा, और उसमें ये बताया गया कि जो ये सब चीज़ें हो रही हैं, भारत के किन किन कानूनों का उल्लंघन है। उसमें उन्होंने भारतीय न्याय संहिता, आईटी एक्ट, पॉक्सो और बहुत सारे दूसरे कानूनों का, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वीमेन एक्ट, इन सारे कानूनों का जिक्र किया। तो अब उसमें प्रश्न इस बात का उठता है कि जो ये कंपनी है, इस कंपनी ने 72 घंटे में जब जवाब नहीं दिया, तो सरकार ने बोला कि 48 घंटे का समय और दिया। अब उसके बाद उन्होंने बोला कि इतने अकाउंट्स हटा दिए, इतने आपत्तिजनक बातें हटा दी हैं। लेकिन अभी आज की ही एक रिपोर्ट है जिसके अनुसार अभी भी बड़े पैमाने पर फोटो और इन चीज़ों के साथ छेड़छाड़ चल रही है। जी। जी, तो सर मेरे हाथ में ये वही चिट्ठी है, मगर ये जो लिखी गई है इसमें है टू द चीफ कंप्लायंस ऑफिसर एक्स कॉप फॉर्मली ट्विटर इंडियन ऑपरेशंस। मगर अभी आप ही ने बताया कि कोई ऐसा ग्रीवेंस ऑफिसर वो इंडिया में उन्होंने नियुक्त ही नहीं किया है, तो ये वही फिर विरोधाभासी कोई चीज़ है, या फिर वही लैप्स है इम्प्लीमेंटेशन का जो साइबर लॉस के लिए आप शुरुआत में कह रहे थे?
देखिए, जो ये कंपनियां हैं, ये कंपनियां दो चीज़ों में सबसे ज़्यादा, तीन चीज़ों में सबसे ज़्यादा खर्च करती हैं। जी। सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे, दूसरा पब्लिक पॉलिसी पे, और तीसरा एक कानूनी मुद्दों पर। जी। तो एक कोई कंपनी थी और उसका एक रिपोर्ट आई थी कि उन्होंने, अमेजन था मुझे लगता है, 9,000 करोड़ रुपए उन्होंने कानूनी खर्चों पे किए। जी। तो वो कानून की बारीकियों का कैसे वो करें, तो जो आईटी इंटरमीडिएट रूल्स 2011 थे, उनमें 2021 में बदलाव किया गया। उसके बाद फिर 2023 में उनमें बदलाव किया गया, और अब कानूनी स्पष्टता ये है कि इन कंपनियों को 4 तरह के अधिकारी नियुक्त करने हैं। जी। एक है ग्रीवांस ऑफिसर, जिसे शिकायत अधिकारी बोलते हैं। ठीक है। दूसरा नोडल ऑफिसर, तीसरा कंप्लायंस ऑफिसर, और चौथा है डिजिग्नेटेड ऑफिसर। डिजिग्नेटेड ऑफिसर के बारे में ज़्यादा किसी को नहीं पता है, और इस बारे में दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका भी थी, और वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। उस बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, डिजिग्नेटेड ऑफिसर के बारे जी। में। जी। जी। तो अब ग्रीवांस ऑफिसर, कंप्लायंस ऑफिसर, या इन सब चीज़ों के बारे में दो तरह की दिक्कतें आती हैं। पहला, कुछ कंपनियां डिजिटली उसको, एआई को या किसी को भी ग्रीवांस ऑफिसर बना देती हैं, किसी व्यक्ति का नाम उसमें निर्धारित नहीं करती हैं, जबकि कानून ऐसा बोलता है। जी। दूसरा, कुछ लोग अपने वकीलों के दफ्तर में कर देते हैं, या कुछ लोग भारत की बजाय विदेश में कर देते हैं, क्योंकि कानूनी स्पष्टता का अभाव है। जी। उसके लिए इनकम टैक्स एक्ट या कंपनीज एक्ट में सही तरीके से आईटी एक्ट के साथ उनका कोऑर्डिनेशन नहीं किया गया है। ठीक है। तो ऐसा रिपोर्ट है कि साल 2023 के पहले ट्विटर का भारत में उनका एक ऑफिसर था, लेकिन 2023 के बाद उनके कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं हैं। जी। इसीलिए इसमें ब्लैंक ऐसा लगता रखा गया है। ब्लैंक रखने की वजह से ये समझ में नहीं आ रहा है कि भारत ने जो ये नोटिस जारी की है, वो किसको जारी की है। वो भारत के अधिकारियों को जारी की है या अमेरिका के अधिकारियों को जारी की है? और अगर भारत के अधिकारियों को जारी की है तो उनका नाम पता क्यों नहीं दिया गया? और अगर भारत के अधिकारियों को जारी की है, नहीं की है, तो फिर भारत में किन लोगों के साथ सरकार बातचीत करती है? बिल्कुल। यहाँ से डिजिग्नेटेड अधिकारी की बहुत बड़ी बात आती है, क्योंकि और बहुत सारे आईटी के नियम हैं जो कि आईटी एक्ट के तहत बनाए गए हैं। जी। तो उसके तहत केंद्र सरकार के जो डिजिग्नेटेड अधिकारी हैं हर विभाग में, उनको अधिकार है कि वो एक उसमें इन लोगों को नोटिस जारी कर सकें या कोई चीज़ें कर सकें। और इन कंपनियों को अपने डिजिग्नेटेड अधिकारी बताना है, जिनके माध्यम से, अब दो तरह की व्यवस्था है। जी। जी। एक व्यवस्था है जिसमें कि जनता उनसे बात करे, ठीक दूसरी व्यवस्था सरकार उनसे बात करे। तो सरकार दूसरे लोगों से बात करती है, तो वो डिजिग्नेटेड अधिकारी कौन है? यहाँ से एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स आता है, और वो पैराडॉक्स देश में बढ़ रहे साइबर अपराधों की सबसे बड़ी जड़ है। और वो जड़ ये है कि संविधान में काम का बंटवारा दिया गया है। ठीक है और सर। संविधान की 7वीं अनुसूची में सेपरेशन ऑफ जो पूरा पावर है, जी। जी। केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची में, तो उसके अनुसार जो टेलीकॉम है, डिजिटल है, साइबर है, ये सारे विषय केंद्र सरकार के अधीन हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर, ये सारी बातें राज्य सरकारों के अधीन है। बिल्कुल। तो आईटी एक्ट जब बना तो पूरे अधिकार केंद्र सरकार के पास थे, तो राज्यों की पुलिस के पास कोई अधिकार नहीं है, और इसी वजह से एनसीआरबी में सारे साइबर अपराधों का विवरण नहीं आता। और दूसरा, अगर किसी जिले में एक टेलीविज़न चैनल या कोई प्रिंट मीडिया गड़बड़ करे तो कलेक्टर या एसपी के पास सारे अधिकार होते हैं। ठीक है। लेकिन अगर यूट्यूब में या ट्विटर में या फेसबुक में कोई गड़बड़ी हो तो उनके पास अधिकार नहीं है। तो वो फिर केंद्रीय गृह मंत्रालय को बोलते हैं, केंद्रीय गृह मंत्रालय विदेश मंत्रालय के माध्यम से अमेरिका में बोलते हैं, और अमेरिका में वो कंपनी बोलती है कि आप जिस बारे में हमसे बात कर रहे हैं, हमारे पास तो हमारे अमेरिका के कानून के हिसाब से तो अपराध है ही नहीं, हम इसमें कैसे करें? तो ये फिर जुरिस्डिक्शन की बात आ जाती है। तो उसके लिए अगर दुनिया की सबसे बड़ी आबादी भारत में है, और 18 से 20% आबादी वाले देश में इन कंपनियों को सबसे बड़ा कारोबार हो रहा है। अब यहाँ से दो बातें आती हैं। पहला, कि दुनिया के सबसे बड़े कारोबारी देश में आपने अपने एक लीगल फ्रेमवर्क को क्यों नहीं सुनिश्चित किया? और दूसरा, लीगल फ्रेमवर्क सुनिश्चित नहीं करने से इनकी जो आमदनी पे 20% का, कम से कम कुल जो ग्लोबल रेवेन्यू का 20% टैक्स भारत को मिलना चाहिए, वो टैक्स नहीं मिल रहा है। जैसे अभी अमेरिका में कल परसों हुआ कि कैलिफोर्निया से बहुत सारी कंपनियां, उन्होंने अपना दफ्तर वहाँ से हटा दिया क्योंकि 5% का वहाँ पे वेल्थ टैक्स लग गया। तो भारत में हमारी याचिका के बाद गूगल टैक्स लगा था 6% का, जिसको इक्वलाइजेशन ड्यूटी बोलते हैं, लेकिन वो टैक्स भी सरकार ने अमेरिका के दबाव के बाद खत्म कर दिया। तो अब ये सवाल सिर्फ एक अश्लील कंटेंट का नहीं है, जेनरेटिव एआई के इस्तेमाल का नहीं है। ये सवाल इस बात का है कि एक ही कंपनी अपने 4 ग्रुप कंपनियों के माध्यम से पूरी अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था को नियंत्रण करती है, और उसके बाद इंटरमीडियरी के एग्जेम्पशन को लेती है, और सेफ हार्बर लेने के लिए भारत के कानूनों का पालन नहीं करती है। तो मुझे लग रहा है कि ये डिजिटल उपनिवेशवाद की तरफ एक बहुत बड़ी एक कदम है, बहुत बड़ी चुनौती है,
और एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को अपने कब्जे में लिया था। तो ये जो डिजिटल कंपनियां हैं, वो डिजिटल कंपनियों ने भारत के पूरे संचार प्रणाली पर, पूरी आर्थिक प्रणाली पर, पूरे पेमेंट सिस्टम पर, हमारे पूरे एक सरकारी जो कामकाज के सिस्टम पर जो आधिपत्य जमा लिया है। तो मुझे लग रहा है कि वो बहुत चिंताजनक बात है, और इसका मैंने अपनी जो किताब है डिजिटल कानूनों से समृद्ध भारत, उस पर विस्तार से जिक्र किया है। जी। सर, इसमें से सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं चाहता हूँ दर्शकों तक भी पहुँचे, वो ये है कि ये जो डिजिटल उपनिवेशवाद की आप बात कर रहे हैं, मगर उसके अलावा ये किसी भी व्यक्ति के निजी जीवन को किस तरह तक, किस स्तर तक उस पर कोई असर डालता है, वो नकारात्मक हो सकारात्मक हो, वो एक अलग विषय है। मगर असर, क्योंकि कई बार अगर हमें ये पता है कि सामने से किस प्रकार की दिक्कतें हैं, तो शायद हम खुद को तैयार कर सकते हैं, मगर यहाँ वो पता ही नहीं है। तो वो थोड़ा सा आप मुझे बताएं। देखिए, जो एक पुराने जो जब यूरोप में जब पुनर्जागरण हुआ, रेनेसा हुआ, रेनेसा, बिल्कुल। औद्योगिक क्रांति हुई, उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने एक एक कच्चे माल की तलाश में भारत जैसे देशों में आए और कच्चा माल लेकर के, और उसकी वजह से मैनचेस्टर और यूरोप में दूसरी जगहों पर उनकी फैक्ट्रियां चली। बिल्कुल। इसी तरीके से अब उन्होंने नए ज़माने की जमींदारी अमेरिका या चीन ने कैसे की है, उन्होंने क्या किया कि डिजिटल कंपनियों के माध्यम से हमारे दिमागों में कब्जा कर लिया है, और हमारे दिमाग में कब्जा करने के बाद वो अपना प्रोडक्ट उनको बेचने में आसानी रहती है। तो एक कंप्लीट जो चेन है, जिसमें कि पहले दिमाग में कब्जा करना, फिर संचार पे कब्जा करना, फिर ई कॉमर्स पे कब्जा करना, तो अब हमारी अर्थव्यवस्था हमारे अधीन नहीं है, हमारी अर्थव्यवस्था उनके अधीन है। उनके पास एक पूरा एक, जैसे अभी जो ग्रोक की जो कंपनी मस्क है, एलॉन मस्क है, अब स्टारलिंक को हमने परमिशन दी है। अब स्टारलिंक का अभी जो ईरान में हो या अफ्रीका में हो या वेनेजुएला में हो या बांग्लादेश में हो, तो स्टारलिंक की फैसिलिटीज़ को कैसे दिया जाता है और किस तरीके से हम सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा एक जटिल विषय भी है और सामान्य विषय भी है। अब आम जनता के लिहाज से अगर देखें, जी, बिल्कुल। तो आम जनता के लिहाज से देखें तो सरकार ने कई बार बोला है कि हम एक डिजिटल संहिता का निर्माण करेंगे। ठीक है। तो जिस तरीके से क्रिमिनल लॉ के लिए 3 कानूनों की संहिता है, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, जी, BNS तो हो उसकी गया। जगह पे उन्होंने नए कानून लाए। इसी तरीके से डिजिटल के लिए 4 कानूनों की संहिता की सरकार पिछले 10 सालों से बात कर रही है। जी। उसमें एक डेटा सुरक्षा कानून है, ठीक है। उसके बाद फिर जो आईटी एक्ट की जगह डिजिटल इंडिया एक्ट है, उसके बाद फिर टेलीकॉम के लिए कानून है, और चौथा एआई के लिए कानून है। भारत में डेटा सुरक्षा कानून है ही नहीं, तो आम जनता कैसे करे? अगर हमारे पूरे घर के दरवाजों के ताले कंप्रोमाइज्ड हैं, या हमारे घर में दरवाजे हैं ही नहीं, जी। तो हम कुछ भी पोस्ट करते हैं फेसबुक, गूगल, ट्विटर में कहीं पर भी, बिल्कुल। या हम कोई भी बैंक का लेन देन कर रहे हैं, हमारा सारा डेटा इन कंपनियों के पास जा रहा है, और इन कंपनियों उसका व्यावसायिक तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं। Okay. अब जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम है, अब ये तीनों मिलकर के 200 करोड़ उनके यूजर्स हैं। अब ये कंपनियां हमारे डेटा को आपस में इंटरसेल करती हैं, उसमें आपस में इंटीग्रेट करती हैं, और उसके बाद एक आदमी अपने बच्चे को अपनी संपत्ति दे तो उसको उसको टैक्स देना पड़ता है। लेकिन ये कंपनियां डेटा का कारोबार करती हैं, उससे हमारी सुरक्षा प्रभावित होने के साथ साथ कोई उस पर टैक्स नहीं देती हैं, कोई इसमें जीएसटी नहीं देती हैं। तो डेटा सुरक्षा कानून नहीं होने की वजह से भारत में आम जनता को भयानक दिक्कत है, तकलीफ है, आर्थिक अपराध बढ़ रहे हैं, डिजिटल अपराध बढ़ रहे हैं। और जब हम बोलते हैं कि जनता सावधानी बरते, जनता सावधानी कैसे बरते? आप स्मार्टफोन के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार ने हर जगह डिजिटल कंपलसरी कर दिया है। बिल्कुल। अब आप स्मार्टफोन में जब भी कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, तो वो कंपलसरली आपसे एक्सेस मांगता है, तो आपसे लोकेशन मांगता है, आपसे डेटा मांगता है, चाहे आप उबर इस्तेमाल करें, चाहे ओला इस्तेमाल करें, चाहे व्हाट्सएप इस्तेमाल करें, और लोन ऐप्स वगैरह हैं, तो आपके पूरी चीज़ें कंप्रोमाइज्ड हैं। तो स्मार्टफोन के बगैर आप जी नहीं सकते हैं, और स्मार्टफोन से आपकी पूरी आपकी जो निजता है वो कंप्रोमाइज्ड है। तो इन डिजिटल कंपनियों के जो आधिपत्य से बचाने के लिए केंद्र सरकार को, संसद को और इन्फोर्समेंट एजेंसीज को उनको जरूरी कदम उठाने की ज़रूरत है। आम जनता जागरूक रहे, निश्चित तौर पे ज़रूरी है, लेकिन जब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, यू आर कंप्रोमाइज्ड, आप घर में कुछ भी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जी, जी, जी। जो लोग किसी भी तरीके के डिजिटल इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पूरा डेटा आपका चोरी हो रहा है, पूरे डेटा का इस्तेमाल हो रहा है। और ये चोरी का डेटा, ये डेटा सुरक्षा कानून नहीं होने की वजह से एआई का पूरा मार्केट बन रहा है। और मैं इस एआई के मार्केट को, इसको बोलता हूँ जैसे झुग्गी झोपड़ी का एक पूरा जो मार्केट होता है, उसी तरीके से अवैध बस्ती है ये। सर, हमने जो पूरी शुरुआत की थी बातचीत की, उसमें मुद्दा था ग्रोक का, तो अभी वो किस जगह है?
क्या स्थिति है, ग्रोक का जवाब आया है, नहीं आया है तो क्या कहा है? और जो साइबर लॉज़ के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर आप सवाल कर रहे हैं और आप सवाल उठा भी रहे हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन क्या इस केस में उस तरीके से होता हुआ आपको दिख रहा है? और साथ में मैं एक और चीज़ जोड़ूँगा, आपकी किताब है हमारे सामने रखी है, डिजिटल कानूनों से समृद्ध भारत। उस भारत को आप कैसा देखते हैं? ग्रोक वाला जो मामला है, यहाँ से अगर शुरू करके इसको वहाँ तक लेकर जाएँ, कि जहाँ पर लीगल फ्रेमवर्क इतना ज़्यादा सुदृढ़ हो कि कोई भी इस तरीके की कंपनी करने के बारे में सोचे ही ना, क्योंकि उसको पता हो कि पेनलाइज़ भी होंगे और उसका जो फल है वो बहुत ज़्यादा श्रेयस्कर नहीं होगा। देखिए, मैं पहले वो डिजिटल कानूनों समृद्ध भारत की बात करते हैं, क्योंकि मैकाले की बहुत सारी बातें हो रही हैं। जी, तो हम मैकाले से यहाँ पर आते हैं, तो मैकाले के जो कानून हैं उसके अनुसार आज भी दिवाली के पहले अगर कोई आदमी 10 रुपये 20 रुपये का जुआ खेलता है तो उसको पकड़ लेते हैं। कोई आदमी कुछ भी चीज़ें करे, छोटे छोटे अपराध करे, उसको पकड़ लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन संगठित तौर पर यूट्यूब में, गूगल में और बड़े पैमाने पर अभी ग्रोक में जिस तरीके से अश्लीलता बढ़ाई गई, तो हम उनके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं लेते हैं। तो ये एक जो विरोधाभास है, एक देश में दो कानून नहीं चल सकते हैं, ये डिजिटल कानूनों से समृद्ध भारत का आधार है। तो हम जब इंटरनेट आया, मोबाइल आया, तो संविधान के समय बातें नहीं थीं। तो संविधान के बाद हम आर्थिक आज़ादी हासिल करने के लिए, सामाजिक समानता हासिल करने के लिए, क्योंकि जो संविधान का लक्ष्य है जी। वो लक्ष्य है एक वेलफेयर स्टेट, एक सभी लोग बराबर हों। तो उस बराबरी के लिए हम डिजिटल कानूनों से कैसे समृद्ध भारत, जिसको सोने की चिड़िया बोला गया था या जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने सशस्त्र श्यामला बोला था, जी, जी। तो मैकाले से वंदे मातरम की यात्रा के लिए बीच में डिजिटल कानूनों से समृद्ध भारत जरूरी है। ओके। अब आते हैं ग्रोक। तो ग्रोक इसका एक एसिड टेस्ट हो सकता है, क्योंकि ग्रोक से जुड़े 4 पहलू हैं जिन पर अभी चर्चा बाकी है। पहला, कि सरकार ने अपनी लीगल नोटिस जो दी थी वो तो सार्वजनिक की है, जी। लेकिन जो एक्सटेंशन दिया था या ग्रोक का जो जवाब आया या ग्रोक ने जो एक्सटेंशन मांगा था वो अभी सार्वजनिक नहीं है। ठीक हमें है। नहीं पता क्या जवाब दिया। ओके। दूसरा, उन्होंने जो अभी जो रिपोर्ट आई है जिसके हिसाब से आया है कि उन्होंने 4000 5000 कंटेंट ही सिर्फ हटाए हैं, और आज की अभी रिपोर्ट है जिसके अनुसार प्रति मिनट एक अश्लील कंटेंट बन रहा है। जी। इस और वो खुद ग्रोक बोल रहा है कि जो पेड उनके सब्सक्राइबर हैं उनको ये सुविधा उपलब्ध है। तो सवाल इस बात का है कि क्या पुराना कंटेंट हट गया और पुराना जो आपराधिक कंटेंट बनाया गया था उसके तहत उनकी जवाबदेही क्या तय की गई, ये दूसरी बड़ी बात है। जी। तीसरी बात है कि क्या ट्विटर या दूसरी सारी कंपनियों के भारत में ग्रीवांस ऑफिसर, कंप्लाइंस ऑफिसर और नोडल ऑफिसर हैं, जी। क्योंकि राज्यों की पुलिस को आज ये नहीं पता है कि डिजिटल अपराध होने पर किसको संपर्क करें। तो देश में बड़े बड़े विज्ञापन होते हैं, हम कवच का विज्ञापन देखते हैं, दूसरी चीज़ों के विज्ञापन देखते हैं। अभी डिजिटल अरेस्ट पे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जो नई कमेटी अभी बनी है उस पर भी गूगल, व्हाट्सएप और माइक्रोसॉफ्ट के साथ मीटिंग हुई है। तो इन कंपनियों के ग्रीवांस ऑफिसर, कंप्लाइंस ऑफिसर और नोडल ऑफिसर के विवरण सार्वजनिक क्यों नहीं हों, ये तीसरी जरूरी बात है। और जो चौथी सबसे जरूरी बात है कि जब ये स्पष्ट हो गया कि एआई प्लेटफॉर्म ने इनके ट्विटर के प्लेटफॉर्म ने, एक्स ने एआई के माध्यम से, जनरेटिव एआई के माध्यम से तस्वीरों के साथ बदलाव किया, इसका मतलब वो इंटरमीडियरी नहीं है, वो बदलाव कर रहे हैं, मॉडरेशन हो रहा है और ये कंपनियां कंटेंट पर पूरी तरह से नियंत्रण कर रही हैं। अभी 3 दिन पुरानी खबर है जिसके हिसाब से बताया गया कि मेटा ने पुलिस को सूचित किया कि मेटा प्लेटफॉर्म से, फेसबुक से कोई सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब मेटा को पता है कि कौन व्यक्ति सुसाइड कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, किस तरह का कंटेंट है। तो ऑस्ट्रेलिया में जो कंट्रोवर्सी है, 2 जरूरी बातें उस जो हमारे दिल्ली हाई कोर्ट के मैटर में थी। जी। पहली बात यह आई थी कि सरकारी कामकाज के लिए सिर्फ उस ईमेल का इस्तेमाल होगा जिसके सर्वर भारत में हैं, और ये बोला गया था कि एनआईसी की ईमेल का इस्तेमाल होगा। और भारत में लगभग 3 करोड़ केंद्र सरकार, राज्य सरकार के अधिकारी हैं और हम सरकारी अधिकारियों को सुरक्षित ईमेल नहीं दे पा रहे हैं, और ये पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट का वायलेशन है जिसके लिए 3 साल तक की सजा हो सकती है। ये पहली बात नहीं हो रही है। दूसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के अनुसार 18 साल से कम उम्र के बच्चे वो सिम कार्ड नहीं ले सकते हैं और इन कंपनियों के साथ अपना एग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं, और 13 साल से कम उम्र के बच्चे अमेरिका के कानून के अनुसार सोशल मीडिया ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के नए कानून के अनुसार 16 साल से कम उम्र के बच्चे ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। नाबालिग बच्चों का अश्लील चित्रण पॉक्सो कानून के तहत सख्त एक अपराध है, और उसके लिए भारत में कितने छोटे छोटे मुकदमे चल रहे हैं। और ये कंपनियां संगठित तौर पर अश्लीलता और पोर्नोग्राफी का जो एक कारोबार कर रही हैं, उसके खिलाफ अगर हमारी एजेंसियां, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट अगर एक्शन नहीं लेती हैं, तो ये मैं मानता हूं कि जो रूल ऑफ लॉ का एक कलेक्टिव फेल्योर है, और जब रूल ऑफ लॉ का कलेक्टिव फेल्योर होता है
तो आम जनता के लिए, क्योंकि अब्राहम लिंकन ने भी बोला था और भारत का जो संविधान है डॉक्टर अंबेडकर ने जिसके लिए किया था कि जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के हित के लिए कानून है। तो अगर जनता के हितों की अनदेखी हो रही है, रूल ऑफ लॉ की अनदेखी हो रही है, तो यह सिर्फ अश्लीलता का मामला नहीं है, ये इंटरमीडियरी का मामला नहीं है, ये एक सार्वभौमिक देश, जब हम आज़ाद हुए थे, आज़ादी के बाद हमें गणतंत्र बने थे और संविधान लागू होने के बाद संविधान का शासन था, तो संविधान का शासन डिजिटल कंपनियों पर लागू हो, मुझे लग रहा है कि ये एक इस पूरी जो विवाद की सबसे बड़ी एक कोर इशू है। बहुत अच्छा सर। और इसी के साथ क्योंकि वक्त की अपनी कुछ पाबंदियां भी हैं, आज इस पूरे मुद्दे पर आपने बहुत विस्तार से चर्चा की और शायद आने वाले समय में जिस साइबर लॉज की हम बात कर रहे हैं उसे समृद्ध भारत अगर वो हो जाता है तो बहुत सारे वो बच्चे जो अभी अनभिज्ञ हैं इस बात से कि वो कितने प्रोन हैं या फिर कितने सामने खड़े हैं उस ऐसी चीज़ों के जो आने वाले समय में उनका जीवन भी खराब कर सकती है, उससे शायद बच पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने का, और आगे अगर इसमें कोई और चीज़ होती है, बढ़त होती है, तो दोबारा आपसे समय लेंगे और चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।